हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोग का प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोग का खत्म हो गया था। उसके आगे अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो मध्यकालीन बिहार के इतिहास में हम लोग को ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय में केंद्र में दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था। दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था, मुगलों का काल है। उसके परिप्रेक्ष्य में, उस स्थिति में, उस समय में बिहार की क्या स्थिति थी, किस तरह से बिहार में विकास हो रहा था, किस तरह का बिहार का प्रशासन चल रहा था, इसी सब चीज़ों को हम लोग को सिर्फ देखना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि बिहार के कुछ क्षेत्रीय राजवंश थे, जो कि बिहार में उभरे थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, बिहार में एक थे कर्नाट वंश, एक था कर्नाट वंश। कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो थे कौन? तो नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव। इन्होंने 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की स्थापना की। इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे पाल वंश के बारे में, तो पाल वंश के ही एक शासक थे रामपाल, जिनके समय में इन्होंने, नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी 1097 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने उपाधि धारण की थी, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। इनके बाद आए अगला जो शासक थे वो थे कौन? तो गंगदेव। गंगदेव ने अपनी राजधानी को सिमरावगढ़ स्थापित किया। सिमरावगढ़ जो कि वर्तमान में नेपाल में है, सिमरावगढ़ जो कि वर्तमान में नेपाल में है, इन्होंने वहां अपनी राजधानी स्थापित की गंगदेव ने। गंगदेव एक कुशल और योग्य प्रशासक थे। ठीक है, इसके बाद आए हैं नरसिंहदेव। इनके बाद कौन आए? तो नरसिंहदेव। नरसिंहदेव के समय में ही क्या हुआ? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। बख्तियार खिलजी ने जो आक्रमण किया था, जिस समय में इसने बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, वहाँ के पुस्तकालयों में आग लगाया था। तो इन्हीं के शासन काल था, इन्हीं का शासन उस समय में मिथिला में इन्हीं का शासन चल रहा था। किनका? नरसिंहदेव का। इन्हीं के शासन काल के समय में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर में आक्रमण किया था। इसके बाद नरसिंहदेव के बाद आए राम सिंह। राम सिंह, इनके समय में एक तुर्की सैनिक था, सेनापति था तुगरिल तुगन। इसने एक सैनिक अभियान किया था। किसके समय में? तो राम सिंह के समय में तुगरिल तुगन ने एक सैनिक अभियान किया था। यह सैनिक अभियान असफल रहा था, सफल नहीं हो पाया था, ये असफल रहा था, इसलिए असफल सैनिक अभियान भी इसे कहते हैं। तुगरिल तुगन ने एक असफल सैनिक अभियान किया था। किसके समय में? तो राम सिंह के समय में। इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो धर्मस्वामी नाम के एक व्यक्ति हैं, धर्मस्वामी, जो कि तिब्बती यात्री हैं, तिब्बत के यात्री हैं ये धर्मस्वामी, तिब्बती यात्री। इन्होंने अपने पुस्तक में इस बात की चर्चा किया है कि तुगरिल तुगन का सैनिक अभियान जो हुआ था वो राम सिंह के शासन के समय में मिथिला में हुआ था। राम सिंह के बाद आए हरि सिंह। राम सिंह के बाद कौन आए? हरि सिंह। हरि सिंह के शासन काल में ही गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था हरि सिंह के समय में ही, जिसमें हरि सिंह के साथ इसका युद्ध भी हुआ था। हरि सिंह का और गयासुद्दीन तुगलक का युद्ध भी हुआ था, जिसमें हरि सिंह की पराजय हुई थी, हरि सिंह हार गए थे। तो इन्होंने अपना तिरहुत का, दरभंगा का जो क्षेत्र था, ये उस क्षेत्र को छोड़ करके ये कहाँ चले गए थे? नेपाल। हालांकि नेपाल भी इन्हीं के शासन में आता था, लेकिन इन्हें अपना जो है तिरहुत का जो क्षेत्र है वो क्या करना पड़ा था? छोड़ना पड़ा था हरि सिंह को। हरि सिंह तिरहुत का क्षेत्र छोड़ करके कहाँ चले गए थे? तो नेपाल चले गए, और वहीं पर से इन्होंने अपना शासन प्रशासन जो है वो चलाया था। ठीक है, और इन्होंने जब हरि सिंह नेपाल चले गए तो नेपाल में इन्होंने एक तलेजू नामक देवी की पूजा प्रारंभ की। तलेजू देवी की पूजा प्रारंभ की। कहाँ? तो नेपाल में। तलेजू देवी की पूजा की परंपरा इन्होंने क्या की? प्रारंभ की। कहाँ पर में?
तो नेपाल के क्षेत्र में ही इन्होंने मैथिल समाज का क्या किया, विकास किया। और मैथिल भाषा का जो विकास हुआ है, सर्वाधिक विकास, वो हरि सिंह के समय में ही वास्तविक विकास मैथिल भाषा का जो विकास हुआ है वो हरि सिंह के समय में ही हुआ है। इस बार के बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी था कि मैथिल भाषा का जो विकास हुआ था वो किस वंश के शासनकाल में, किस वंश में हुआ था। तो ऑप्शन में कर्नाट वंश भी था, तो कर्नाट वंश के शासनकाल में हुआ था। वैसे नाम इनका नहीं पूछेगा किस वंश के समय हुआ था, तो कर्नाट वंश के समय में इसका मैथिल भाषा का विकास हुआ था। ये प्रश्न इस बार के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी था। ठीक है, इन्होंने नेपाल में तलेजु देवी की पूजा की परंपरा प्रारंभ करवाई। इनके बाद इनके कुछ और उत्तराधिकारी भी हुए हैं। इनके बाद जो है मती सिंह, शक्ति सिंह, श्याम सिंह, ये सब इनके अन्य उत्तराधिकारी हुए हैं। मती सिंह, शक्ति सिंह, उसके बाद एक और है श्याम सिंह। ये सभी आपको इस कर्नाट वंश के ही हरि सिंह के बाद इन सभी का शासनकाल रहा है। इनका जो शासनकाल रहा है वो नेपाल के समय में क्षेत्र में पूर्वी चंपारण तक इनका विकसित था। तिरहुत का क्षेत्र इनको हरि सिंह के समय में ही इनको क्या हुआ था, छोड़ना पड़ा था। तो इनका जो शासनकाल रहा है वो लगभग 1397 ईस्वी तक, 1393 ईस्वी तक, 1393 ईस्वी तक कर्नाट वंश का शासन काल रहा है। 1393 ईस्वी तक तिरहुत का जो क्षेत्र इनको छोड़ना पड़ा था, वहां पर मैं गयासुद्दीन ने अपने एक उत्तर सेनापति को नियुक्त किया था। वहां अपने एक सेनापति को नियुक्त करके चला गया था। फिर बाद में वहां पर में एक वैनवार वंश की स्थापना हुई थी, वैनवार वंश की। तिरहुत के क्षेत्रों में कुछ समय तक वैनवार वंश का भी क्या रहा था, शासन रहा था। कर्नाट वंश का तो शासन इधर, अब ये तिरहुत का क्षेत्र इनके हाथ से निकल गया था, तो तिरहुत के क्षेत्र में वैनवार वंश का कुछ समय तक शासन रहा था। कहाँ, तो तिरहुत के क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद एक आते हैं वैनवार वंश। उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वैनवार वंश, वैनवार वंश 14वीं सदी में जब मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, शासन चल रहा था, उसी के समय में यहाँ पर में मिथिला के तिरहुत क्षेत्र में एक वैनवार वंश की स्थापना हुई थी। वैनवार वंश में भी बहुत से प्रसिद्ध शासक हुए, अनेकों प्रसिद्ध शासक हुए थे, लेकिन उनमें से एक प्रमुख शासक का ही सिर्फ नाम हम लोग को पता चलता है, महाराजा शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह, इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है कुछ, तो इसीलिए इनकी ही चर्चा यहाँ पर भी सिर्फ मिलती है। वैनवार वैसे तो बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से महाराजा शिव सिंह की चर्चा मिलती है, क्योंकि इनका जो शासन काल रहा है ये बहुत ही प्रमुख शासन काल रहा है। इन्हीं के शासन के समय में मैथिल कवि एक विद्यापति थे। मैथिल कवि विद्यापति, इन्होंने अपनी रचना इन्हीं के शासन काल में की थी। ये मैथिल विद्यापति इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, इन्हीं के दरबार के ये विभूति थे। इन्होंने अपने काव्य की जो भी रचनाएं की तो वो महाराजा शिव सिंह के दरबार में ही इन्होंने किया है।
तो इसीलिए इनका कुछ नाम पता चलता है कि महाराजा शिव सिंह और विद्यापति से रिलेट करके हो सकता है क्वेश्चन पूछे। वैसे ज़्यादा तो क्वेश्चन तो जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन अगर विद्यापति से प्रश्न पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि वो किसके दरबार में रहते थे विद्यापति, तो महाराजा शिव सिंह। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि तुर्क अफगानों का जो शासन चल रहा था, उनका साम्राज्य का पतन काल चल रहा था, मुगलों का आक्रमण हो रहा था, मुगल भी अपना आधिपत्य जमाना चाह रहे थे। तो उसी बीच में महेश ठाकुर नाम के एक व्यक्ति ने एक वंश की स्थापना की जिसे दरभंगा राजवंश कहा गया। जिसे क्या कहा गया, महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना की। इसी समय में जब मुगलों का आक्रमण चल रहा था, इधर तुर्की अफगानों का जो शासन काल था और मुगलों का आक्रमण हो रहा था भारत पर आधिपत्य के लिए, उसी समय में महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना की थी। कहाँ, तो अपने इस दरभंगा और तिरहुत के क्षेत्रों में। ठीक है, इनका भी शासनकाल बहुत लंबा शासनकाल रहा। इनका जो शासनकाल रहा वो वर्तमान समय तक, आधुनिक समय तक इनका शासनकाल रहा है। इनके जो वंशज हैं आधुनिक समय तक मिथिला के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति का मार्गदर्शन करते रहे हैं। दरभंगा राजवंश के जो शासक हैं महेश ठाकुर के, इनका आधुनिक काल तक इनका शासन चलता रहा है। इनका भी एक यूनिवर्सिटी है दरभंगा में, संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि इन्हीं दरभंगा राजवंश के नाम पर में है। ठीक है, तो इस वंश में एक शासक हुए चंद्रेश्वर। इन्होंने कृत्य रत्नाकर नामक एक ग्रंथ की रचना की। इसी दरभंगा राजवंश के ही एक शासक हुए चंद्रेश्वर, जिन्होंने कृत्य रत्नाकर नामक एक ग्रंथ की क्या की थी, तो रचना की थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग का ये क्षेत्रीय राजवंशों का जो है इसको हम लोग समाप्त करते हैं। इससे ज़्यादा रिलेट करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, वैसे जानकारी के लिए मैंने बता दिया। यदि क्वेश्चन पूछे तो आप इसे लगा सकते हैं। इससे रिलेट करके क्वेश्चन यदि पूछ सकता है कि विद्यापति किस शासक के दरबार में थे, तो शिव सिंह के। किस वंश के, तो वैनवार वंश के थे। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी के बारे में, क्योंकि उसका आक्रमण बिहार में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता की जो स्थापना है वो आपको 1198 तुर्क सत्ता की स्थापना आपको 1198 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसी समय बिहार में बख्तियार खिलजी जब बिहार में आया था तो उसी के साथ में बिहार में इस्लाम धर्म भी आया था। उससे पहले बिहार में इस्लाम धर्म नहीं था, तो उसी के साथ उसी ने इस्लाम धर्म का प्रचार भी किया। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया और इस्लाम का प्रचार भी किया, लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार भी करवाया था। तो इसी के साथ बिहार में क्या हुआ था, इस्लाम का प्रवेश हुआ था। बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण कर रहा था, तो बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण करना चाह रहा था नालंदा विश्वविद्यालय पर में, उस समय वहाँ का उस जगह का नाम था ओदंतपुरी। तो ओदंतपुरी पर जब बख्तियार खिलजी आक्रमण करना चाह रहा था तो उससे पहले वह कहाँ पहुँचा था, तो मनेर पहुँचा था। वहाँ इसका एक जो है साथी था मनेर में इसका एक साथी था मोमिन आरिफ। मोमिन आरिफ कहाँ था, तो मनेर में इसका एक मित्र था मोमिन आरिफ। इसके पास यह सबसे पहले पहुंचा और यहीं पर से इसने क्या किया कि ओदंतपुरी में
आक्रमण करने का, उदंतपुरी पर आक्रमण करने का यहाँ पर से दोनों ने मिलकर के विचार किया। यहाँ पर से विचार करने के बाद इसने नालंदा विश्वविद्यालय पर में आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, उसको तोड़ ताड़ किया, वहाँ तो तोड़ दिया नालंदा विश्वविद्यालय को, वहाँ नालंदा महाविहार को तोड़ा और उसके बाद पुस्तकालय में इसने आग लगा दी। अब वहाँ इतना पुस्तक था कि समझिए कहा जाता है कि महीनों तक उसमें आग जलता ही रहा था, महीनों तक उस पुस्तकालय में आग जल ही रहा था। इतने ग्रंथ थे, इतने हमारे इतिहास के साक्ष्य वहाँ मौजूद थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय और पुस्तकालय के समाप्त होते ही हम लोगों का बहुत सारा इतिहास जो है हम लोगों का जल गया, जिसके कारण हम लोग को बहुत कुछ जानकारियाँ नहीं प्राप्त होती है। यदि वह पुस्तकालय अभी रहता तो गौतम बुद्ध के बारे में और अन्य विषयों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हम लोग को बृहद रूप से प्राप्त हो सकती थी। लेकिन जब नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त होते ही हमारा इतिहास भी, बहुत सारा इतिहास भी उसी के साथ जल गया है, ठीक है। और इसने जब आक्रमण किया वहाँ पर में उदंतपुरी में, नालंदा महाविहार को नष्ट करने के बाद, वहाँ आग लगाने के बाद इसने उदंतपुरी का नाम बदल करके बिहार शरीफ वहाँ नाम रख दिया। उसका स्थान का नाम क्या रख दिया? तो बिहार शरीफ। उस स्थान का नाम क्या रखा? तो बिहार शरीफ वहाँ का इसने नाम रखा था। इस बात की जो जानकारी देती है, इस चीज की जानकारी हमें एक मिन्हराज है, मिन्हराज, इसकी पुस्तक है तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी मिन्हराज की एक पुस्तक है तबकात-ए-नासिरी। इससे हमें इस घटना की जानकारी हमें क्या होती है? तो प्राप्त होती है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के बाद बख्तियार खिलजी आगे बढ़ के ये पहुंचा कहाँ? तो इसने बंगाल जाने की योजना बनाई कि बंगाल में भी आक्रमण किया जाए। तो उस समय बंगाल में जो शासक था, तो वह जो बंगाल का जो शासक था उस समय लक्ष्मण सेन थे। बंगाल में उस समय जो शासक थे वो थे कौन? तो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को जब पता चला कि बख्तियार खिलजी बंगाल की ओर बढ़ना चाह रहा है, तो इन्होंने अपने पूरे बंगाल का क्या किया? तो घेराबंदी करवा दिया। यानी कि वहाँ पर में कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति बंगाल में प्रवेश नहीं कर सकता था, वहाँ अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। तो अब बख्तियार खिलजी को भी इस बात का पता चल गया कि लक्ष्मण सेन ने वहाँ बहुत ही सुरक्षा की बहुत तगड़ी व्यवस्था करवा रखी है। तो इसने सोचा कि प्रवेश तो करना ही है। तो इसने विचार बनाया कि एक काम करते हैं कि सैनिक के रूप में नहीं, एक व्यापारी के रूप में बंगाल में प्रवेश करते हैं। तो बख्तियार खिलजी बंगाल में प्रवेश किया, किस उद्देश्य से? तो वहाँ बंगाल को अपने अधीन करने के लिए। लेकिन वहाँ जो ये प्रवेश किया तो व्यापारी के रूप में, तो घोड़े का व्यापारी बन के ये बंगाल पहुँचा था। और इसने विचार बनाया कि जब व्यापारी बन के अंदर पहुँच जाएंगे, किले के अंदर जब चले जाएंगे, तो फिर वहाँ व्यवस्था लगा करके द्वार खुलवा देंगे और हमारी सेना जो बाहर में होगी वो अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो ये घोड़े का व्यापारी बन के अंदर पहुँचा। तो इसने धीरे से सारी व्यवस्थाएं करके, सारा मतलब अपना उपाय लगा करके इसने क्या किया? दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही इसकी सेना, बख्तियार खिलजी की जो सेना थी वो कहाँ घुस गई? बंगाल के अंदर घुस गई और वहाँ के राजमहल के भीतर, मतलब किले के भीतर इसकी सेना प्रवेश कर गई। जैसे ही लक्ष्मण सेन को पता चला कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण हो गया है, बख्तियार खिलजी प्रवेश कर गया है, ये लक्ष्मण सेन भाग खड़े हुए वहाँ से। ये अपने महल को छोड़ करके पिछले दरवाजे से निकल करके भाग खड़े हुए और पूर्वी बंगाल में जा करके वहाँ ये छिप गए। लेकिन बख्तियार खिलजी के द्वारा बख्तियार खिलजी ने इनको क्या किया? पकड़ लिया। लेकिन फिर भी पकड़ाने के बाद भी ये क्या हुए? वहाँ से बच के निकल के भाग खड़े हुए। ये जब भाग गए तो बख्तियार खिलजी ने जब देखा कि बहुत ही आसानी से नालंदा में, जब बिहार में घुसे तो नालंदा विश्वविद्यालय को नाश किया, वहाँ आग लगा दिया। वहाँ आग का भी आक्रमण को कोई प्रत्युत्तर देने वाला नहीं था, कोई ऐसा मजबूत शासक नहीं था जो सामने टिक सके। बंगाल में प्रवेश किया
तो वहाँ का भी शासक क्या हुआ, तो भाग खड़ा हुआ। तो बहुत ही आसानी से इसको जीता जा सकता है। तब इसने क्या किया, बंगाल पर आधिपत्य करने के बाद इसने अपनी राजधानी जो है लखनऊती बनाई। लखनऊती को इसने क्या बनाया, अपनी राजधानी। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो लखनऊती बनाई। ठीक है, ये जो है 1205 में बंगाल में इसका बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, जब लक्ष्मण सेन उस समय शासन कर रहे थे। ठीक है, लखनऊती को इसने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद इसने विचार किया कि और आगे बढ़ा जाए और भी कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया जाए। तो इसने सोचा कि चलो अब तिब्बत की ओर चलते हैं। इसने तिब्बत जाने की योजना बनाई और तिब्बत के लिए यह प्रस्थान भी किया। प्रस्थान किया तो पहले ही दिन जब ये बढ़ा आगे, तो कुछ आगे जाने के बाद रात्रि के समय में ये डेरा बना करके रुक गया। इसकी सेना विश्राम कर रही थी, ये भी विश्राम कर रहा था। उसी समय इसका एक जो है सैनिक अधिकारी था, जिसका नाम था अली मर्दाना। अली मर्दाना, इसने क्या किया, चुपके से बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। चुपके से छुरे से बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और वहीं पर में बख्तियार खिलजी को मार डाला। बख्तियार खिलजी को मारने के बाद इसका जो शरीर था उसे बिहार शरीफ में एक जगह है इमादपुर। इमादपुर में, बिहार शरीफ की इमादपुर में दफनाया गया। बख्तियार खिलजी को जब अली मर्दाना ने मार दिया तो उसके बाद उसके शरीर को बिहार शरीफ के इमादपुर में क्या किया गया, तो दफना दिया गया। तो ये था बख्तियार खिलजी से संबंधित। बख्तियार खिलजी का चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, इससे भी ज़्यादा डिटेल से, विशेष डिटेल से हम लोग जब मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय इसके बारे में और भी विशेष रूप से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिहार से रिलेट करके जो इसका विशेष मुख्य टॉपिक था उसे हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत और बिहार, दिल्ली सल्तनत के समय में बिहार की स्थिति। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा ये वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और कमेंट्स में ज़रूर बताएं हम लोग को कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।